अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब शुरू हुआ था तो ये लग रहा था कि बस से कुछ एक दिनों में अमेरिका और इजराइल ईरान को मिट्टी में मिला देंगे और ये सारी लड़ाई 2 से 4 दिन के भीतर खत्म हो जाएगी और मिडिल ईस्ट में एक नया ऑर्डर तैयार हो जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एनर्जी सेक्टर में एनर्जी मार्केट के लिए एक नया सिस्टम तैयार हो जाएगा। लेकिन शायद युद्ध करने वाले देशों को और उनके कूटनीतिकों को या रणनीतिकों को या मिलिट्री कमांडर्स को यह एहसास नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इस वार को शुरू हुए महीना भर से ज़्यादा हो गया है, न इसका अंत मिल रहा है न कोई सिरा। ये वार कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन सर्वाधिक नुकसान एशियाई देशों को हो रहा है, जहां पर कंप्लीट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है और सर्वाधिक दबाव एशियाई देशों पर है। आज चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका प्रभाव, ईरान का युद्ध क्यों नहीं खत्म हो रहा और उसका दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट है और भारत किस तरह से एनर्जी क्राइसिस को डील कर रहा है और आने वाले वक्त में तस्वीर क्या है। आज पूरी चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब युद्ध शुरू हुआ था तो हर कोई ये मान रहा था, टॉप मिलिट्री कमांडर से लेकर कोई भी बड़े से बड़ा रणनीतिकार, कि जिस फायर पावर के साथ अमेरिका और इजराइल बैठे हुए हैं, ये युद्ध महज कुछ दिनों के लिए चलेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन पिछली बार जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, उसके बाद से ईरान को 9 महीने का वक्त मिल गया अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए और भविष्य के युद्ध से निपटने के लिए। इसीलिए जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान ने एक साथ ईरान पर हमला किया तो पहले 48 घंटे ये लग रहा था कि ईरान बहुत जल्द घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ईरान ने 2 रणनीति अपनाई। पहला, हमला होते ही तुरंत अरब देशों पर अटैक कर दिया और उसमें भी सबसे भीषण अटैक दुबई, अबू धाबी, कतर और रियाद पे किया, उसके बाद बगदाद और बहरीन पे। अमेरिका और इजराइल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इतना साहस दिखाएगा, इतना जोखिम लेगा कि वो अरब मुल्कों में अमेरिकी बेसों के साथ साथ दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरी फील्ड पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। लेकिन ऐसा हुआ। ईरान ने अपने यहां आने वाली या अपने यहां फटने वाले हर एक बम का, गिरने वाली हर एक मिसाइल का जवाब और इंतकाम लिया अरब देशों के साथ। इस नई स्ट्रेटजी ने अमेरिका और इजराइल को बेहद परेशान कर दिया। उसके बाद दूसरी बात आई, महज तीसरे दिन युद्ध के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने पूरी तरह से चोक्ड कर दिया, बंद कर दिया। आपको यह अधूरा सच बताया जाता है कि पूरी दुनिया का 20% एनर्जी तेल और गैस के रूप में इस हार्मूज से निकलती है। बहनों भाइयों, यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने वाला ऑयल और गैस, इसका 89% एशियाई देशों में इस्तेमाल होता है। 89% एनर्जी फ्लो एशिया में है। कहां है? चाइना, भारत, साउथ कोरिया और जापान, ये सबसे बड़े बायर हैं। और चाइना और भारत तकरीबन 65% के अकेले बायर हैं। तो डिसरप्शन सबसे ज्यादा कहां आया है, डैमेज सबसे ज्यादा कहां हुआ है? एशिया में हुआ है। यूरोप और पश्चिम में सिर्फ 11% की सप्लाई थी, उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन या यूरोप में कोई इसका बहुत इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यहां से एनर्जी फ्लो उधर था ही नहीं, सिर्फ 11%। 89% पश्चिम एशिया के इन देशों से निकलने वाला ईंधन भारत, चीन, साउथ कोरिया और जापान जाता है। तो हमारी 89%, 89% एशिया की सप्लाई लाइन बंद हो गई। तो पहला डैमेज किसको है? फर्स्ट डैमेज एशिया को है। और एशिया में सबसे बड़ा डैमेज किसको है? भारत को है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ अमेरिका से सप्लाई लाइन खोल लिए हैं और चाइना के पास अपने भंडार 1.5 साल भर के हैं। सर्वाधिक प्रभावित भारत है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से।
ब्रिटेन भले ही कल बैठक करने जा रहा है कि 35 देशों के साथ एक डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू करेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करने के लिए बहनों भाइयों, लेकिन ब्रिटेन का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से या इसके बंद होने से अमेरिका पर सिर्फ नैतिक दबाव है, मॉरल प्रेशर है। उनके एनर्जी सेक्टर को कोई थ्रेट नहीं है, उनकी एनर्जी सप्लाई को कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट है एशियाई देशों पर। भुगत कौन रहा है? एशियाई मुल्क। तो अब मैं 2-3 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया, तो अब क्या होगा? हर व्यक्ति यह सवाल पूछ रहा है, क्या होगा? तो 3 बातें हो सकती हैं। पहला मसला यह हो सकता है विकल्प के तौर पे कि डिस्कलेशन हो जाए, कूटनीति के जरिए, राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए, बेहतर मध्यस्थकार के जरिए, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया जाए। इसकी उम्मीद तकरीबन 30-35% की है, इससे अधिक की नहीं। यह एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि ऐसा हो जाएगा, होना चाहिए भी यही। विकल्प नंबर 2 कि पार्शियली ओपन कर सकता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को सीज फायर का ऐलान होने के बाद, वो भी तमाम शर्तों के साथ। उनकी संसद ने कानून बना दिया है कि हर गुजरने वाले शिप से टोल वसूला जाएगा, नाकेबंदी हो गई है, और एक ग्रे यार्ड टाइप सिचुएशन है कि प्रोलॉन्ग रहेगा, लंबा खींचेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वार तो चलती रहेगी जैसे यूक्रेन और रसिया की चल रही है, लेकिन कुछ पार्शियली हिस्से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के खुल सकते हैं। इसके भी चांसेस 30-35% है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है बहनों भाइयों? वर्स्ट केस में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन जो पहले हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ईरान के एनर्जी या पावर सेक्टर के किसी भी क्षेत्र में हमला होता है तो ये उनकी पॉलिसी है कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे और अरब मुल्कों के ऑयल रिफाइनरी, गैस स्टेशंस और गैस फील्ड के साथ साथ उनके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। क्या अरब मुल्क ये अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि ईरान ने अपनी फायर पावर दिखा दी है दुनिया के सामने। उनके पास वैसी मिसाइलें तो हैं कि अरब देशों को नुकसान पहुंचा दे, अमेरिका तक भले न पहुंच पाए। और जिस तरह के बयान रोज अमेरिका के राष्ट्रपति के आते हैं, उसी बयान में वो डील की बात कर रहे होते हैं और उसी बयान में वो धमकी भी दे रहे होते हैं। जैसा आज सुबह उन्होंने कहा कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी पाषाण युग में पहुंचा देंगे, तबाह और बर्बाद कर देंगे। इन धमकियों के बीच जो पूर्व विदेश मंत्री जो एक वार्ता का हिस्सा थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, उनके घर पर बड़ा भीषण हमला इजराइल ने किया, उनकी पत्नी मारी गई, और जो पूर्व विदेश मंत्री बातचीत के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ईरान का कोई भी नेता अगर अमेरिका या कोई मध्यस्थकार या बात करने की कोशिश करता है, उसको या तो मार दिया जाता है और या चिन्हित करके उस पर अटैक होता है। दोनों तरफ से विश्वास की भारी कमी है। यही कारण है कि बातचीत नहीं हो पा रही। ईरान ये समझता है कि बातचीत मतलब ट्रैप है, और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो जो इनिशिएट करता है वो मारा जाता है। और इसकी पुष्टि अमेरिका की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसने भी हमें बातचीत में उलझाया, जिसने भी थोड़ा भी झूठ बोला, उसको हम मार देते हैं। इसलिए निकट भविष्य में अगर ये सोच रखे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पहले जैसी स्थिति में चला जाएगा 28 फरवरी के, तो उसको बड़ा मुश्किल है। अब जितना भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैटलफील्ड से शिफ्ट होकर डिसरप्शन पर चली गई है, और इस डिसरप्शन ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। भौगोलिक स्थिति का लाभ किसको कैसे मिलता है बहनों भाइयों, ये हर स्कॉलर को पढ़ना चाहिए और ये एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि आज अमेरिका और पूरी दुनिया को इजराइल ने इसको डिसरप्ट करके अपनी ताकत दिखाई है, हथियार के दम पर नहीं, भूगोल के दम पर। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में एनर्जी का हाहाकार है, लेकिन बहनों भाइयों फर्स्ट डैमेज एशिया को है। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ेगी।
we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولید. तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं. रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं. अपोजिशन पार्टी से कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं. मेजर जनरल एस के सिंह बहुत ही जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं. और अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व उम्मीदवार पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं. और लंदन से हमारे साथ बहुत ही जाने माने विद्वान और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं. कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड. आप सभी का स्वागत और धन्यवाद. आनंद दुबे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं.